बात 1950 की है। यूएसए और सोवियत यूनियन स्पेस रेस में मुकाबला कर रहे थे। बस इसी से इंस्पिरेशन लेके हमारे देश के ये दो बड़े साइंटिस्ट ने भी इंडिया को चांद तारों में पहुंचाने का सपना देखा। पर एक ऐसा देश जिसे ब्रिटिशर्स लूट चुके थे, लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे, स्पेस रिसर्च जैसा बड़ा सपना देखना बहुत मुश्किल वाला साबित हो सकता था। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत दिखाई और इस सपने को हकीकत में बदला। आज इस सपने का नतीजा देखने के लिए भले ही ये दो साइंटिस्ट हमारे बीच में नहीं हैं, पर यह हमारे सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 जैसी बड़ी जीत ना सिर्फ हमारे देश ने देखी बल्कि पूरी दुनिया ने देखी। तो अब चंदा मामा तक तो हम पहुंच गए, लेकिन इंडिया यही नहीं रुका और अब हम बढ़ चुके हैं सूरज चाचा को एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी इसरो के अनदर मेजर अपकमिंग मिशन के बारे में, आदित्य L1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अगर आप रिलैक्स कर रहे होंगे तो मैं कहूंगी कि उठ जाइए, अपने क्यूरियोसिटी के दरवाजे को वापस खोल लीजिए, क्योंकि चंद ही दिनों में आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है। ये इंडिया का पहला मिशन होगा टू एक्सप्लोर सन। आदित्य L1 में टोटल 400 करोड़ की लागत लगी है, लेकिन इतनी बड़ी राशि आखिर साइंटिस्ट लगा क्यों रहे हैं, वो भी सन को एक्सप्लोर करने के लिए? आखिर सूरज में ऐसा है क्या? व्हाट इज देयर टू एक्सप्लोर? ये सब कुछ समझने के लिए, प्रॉपर मिशन को जानने के लिए मैं ऐसा चाहूंगी कि आप सूरज को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि आदित्य L1 मिशन क्या है, उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके पेलोड्स कितने हैं, पेलोड्स के काम क्या हैं, ये सब कुछ। आपको क्या लगता है कि अर्थ में जो लाइफ पॉसिबल है वो सिर्फ हवा और पानी की वजह से है? ऐसा नहीं है। सनलाइट इसमें बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले करता है। सन की लाइट, सन की हीट की वजह से यहाँ पे जीवन है। सन सिर्फ लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं करता, बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस अर्थ का वातावरण, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के ओशन करेंट्स, यहाँ तक कि पेड़ों की फोटोसिंथेसिस भी सनलाइट की वजह से होती है। पढ़ा था ना बचपन में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि आखिर सूरज है क्या, तो अपने पड़ोसी सूरज के बारे में तो बताओगे नहीं, आपको तो द सन के बारे में बताना पड़ेगा ना। तो उन्हें क्या बोलोगे? तो उन्हें बताना कि सन भी एक नॉर्मल स्टार है जिसकी रचना 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हो गई थी। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मैसिव और लार्जेस्ट स्टार है। अगर इसका साइज इमेजिन करना है तो एक अर्थ के साइज का प्लैनेट इमेजिन करिए, ऐसे 13 लाख प्लैनेट्स और ले आइए, ये सारे प्लैनेट्स फिट हो सकते हैं आपके सूरज में। अगर पूरे सोलर सिस्टम का कोई मास होगा ना, तो 99.8% मास आपके सूरज की वजह से है। आपको क्या लगता है कि सन के अराउंड सिर्फ 8 प्लैनेट्स घूमते हैं? ऐसा नहीं। विद दीज 8 प्लैनेट्स, डजन्स ऑफ डॉर्फ प्लैनेट्स, 170 से अधिक मून्स और अनगिनत एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स सन की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर सन की ग्रेविटी ने मान के नहीं रखती है तो ये सब ब्रह्मांड में बिखर सकते हैं। ये स्पेस मिशन टॉपिक अपने आप में इतने बड़े होते हैं कि कुछ मिनट के यूट्यूब वीडियो वोंट जस्टिफाइड। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एक फुल फ्लेजेड वीडियो दे जिसमें हर चीज हम लोग आपको डिटेल में समझा पाए, विद एप्ट क्वालिटी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको काम आ सकते हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर आपको पूरा पैकेज चाहिए तो यू कैन क्विकली चेक आउट आवर कोर्स। लेकिन इतने बड़े स्टार की रचना कैसे हुई? तो आसान भाषा में समझे तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डस्ट और गैस का एक क्लाउड बना जिसे सोलर नेबुला कहा गया। ये क्लाउड कोलैप्स हुआ, कंप्रेस हुआ और एक बर्निंग बॉल ऑफ गैस में बदल गया। ये गैसेस में प्रेशर बढ़ने की वजह से हीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पे कई तरीके के न्यूक्लियर फिजन्स और फ्यूजन्स होने लगे और यहीं पर ही बना हमारा सन। टॉकिंग अबाउट गैसेस तो यहाँ पे 91% हाइड्रोजन है, 8.9% हीलियम है और 0.1% हेवी एलिमेंट्स है जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन। फिर वापस सोलर नेबुला की बात करें तो सोलर नेबुला के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो सन का हिस्सा नहीं बन पाए। ये पार्ट्स कूल डाउन हुए और बने प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। मतलब सोलर नेबुला से हमारा सन बना। सन की लाइट, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड से कई सारे प्लैनेट्स बने जिसमें से अर्थ हमारा एक है। इन शॉर्ट, सूरज है तो सब कुछ है। ऐसे नहीं हमारे सूरज को हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है। सन के बारे में और एक फैक्ट जान लो कि पूरे सन को 6 लेयर्स में बांटा जाता है। ऊपरी परत को कहा जाता है कोरोना और कोरोना इज फॉलोड बाय दीज 5 लेयर्स। अच्छे से इन टर्म्स का नाम जान लीजिए क्योंकि आगे इस वीडियो में आपको ये टर्म्स काम आएंगे। तो सूरज के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब हमको क्विकली और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आदित्य L1 मिशन है क्या। एंड वील स्टार्ट बाय नोइंग द फैक्ट्स अबाउट इट्स नेम, दैट इज आदित्य L1। So why आदित्य? Because आदित्य is the Sanskrit name for sun. Initially इस प्रोजेक्ट का नाम था आदित्य 1, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था सन के ऊपरी परत को, कोरोना को ऑब्जर्व करना। लेकिन बाद में इसका स्कोप बढ़ाया गया। अब ऊपर की 3 परतों पे काम किया जा रहा है और इसका नामकरण वापस हुआ है आदित्य L1। बट वाई L1? What does this L stands for? So L stands for Lagrange point। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपकी कार होती है, उसका भी अपना कोई पर्टिकुलर पार्किंग स्पॉट होता है, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट स्पेस में जाते हैं उन्हें भी पार्किंग स्पॉट्स की जरूरत होती है और इन्हीं स्पॉट्स को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट की खासियत की बात करें तो इस पॉइंट में अर्थ और सन के ग्रेविटी की वजह से इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम मदद करता है उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी जगह पे टिके रहने से बिना अपना ज्यादा फ्यूल यूज किए। इसलिए ये पॉइंट स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस मिशन, तो आदित्य L1 स्पॉट में रुकेगा।
L1 स्पॉट अर्थ और सन के बीच का स्पॉट है। ये स्पॉट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और इस स्पॉट में रहने से आदित्य सन को पूरा ऑब्जर्व कर सकता है, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर सकता है, वो भी बिना कोई एक्लिप्स फेस किए। नाउ विल बी नोइंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव। तो वैसे तो इस मिशन के कई सारे मकसद है, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सन के सरफेस को और एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना। इसके और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको पता है जून 2023 में एक घटना हुई थी जिसने हमारे साइंटिस्ट को काफी डरा दिया था। सन में एक सन स्पॉट देखा गया था और ये अगले 2 दिन में अर्थ से 10 गुना बड़ा हो गया था। इन सन स्पॉट के वजह से एक भारी एक्सप्लोजन हुआ जिसे सोलर फ्लेयर के नाम से भी जाना जाता है और ये एक्सप्लोजन का इंपैक्ट इतना बड़ा पड़ा कि यूएस और पैसिफिक ओशन के कई सारे रीजन्स के रेडियो कम्युनिकेशन भी उड़ गए थे। तो ऐसे ही सोलर फ्लेयर्स के बारे में हमारा आदित्य L1 स्टडी करेगा। सन में और भी कई तरीके के एक्सप्लोजन होते हैं जिसे कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन, जिसे CME के नाम से भी जाना जाता है। इन एक्सप्लोजन की वजह से अर्थ में सुंदर ऑरोरास देखने को मिलते हैं। ये भी आदित्य L1 द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा। फिर एक थियोरी है कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनका एवोल्यूशन, उनका हैबिटेशन इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट स्टार दैट इज सन। तो सन इन प्लैनेट्स में क्या इंपैक्ट डालता है, दैट विल आल्सो बी स्टडीड बाय आदित्य L1। फिर देयर आर मेनी मिस्ट्रीज रिलेटेड टू सन। वन ऑफ द मिस्ट्री इज कि जो कोरोना है, सन का अपर एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर इज 100 टाइम्स हॉटर दैन इनर लेयर्स ऑफ द सन। तो ये मिस्ट्री भी रिजॉल्व करने के लिए आदित्य L1 हेल्प करेगा। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि सन के सरफेस में कई सारे एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं और ये एक्सप्लोजन्स आयोनाइज्ड पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। अब ये पार्टिकल्स हमारी धरती को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा लेती हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स हमारे सैटेलाइट्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आदित्य L1 पहले से ही हमें इन पार्टिकल्स के बारे में इन्फॉर्म कर देगा। नॉट जस्ट दिस, अगर आगे चल के सन में कोई मेजर एक्सप्लोजन होने वाला है जिसका इंपैक्ट धरती में 200-300 साल बाद आएगा, जिससे हमारी पूरी धरती खत्म हो सकती है, तो उसके बारे में भी, वो एक्सप्लोजन के बारे में, वो पार्टिकल्स के बारे में भी आदित्य L1 हमें पहले से ही बता देगा। तो इन शॉर्ट हमें इस मिशन से क्या क्या पता चलेगा? हमें सन के सरफेस और एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलेगा, लेयर्स के टेम्परेचर डिफरेंसेस के बारे में, CME, सोलर फ्लेयर्स, ऑरोरा के बारे में भी हमें पता चलेगा। प्लस इस मिशन से हमें स्पेस वेदर फोरकास्टिंग में भी मदद मिलेगी, जिससे हमें क्लाइमेट रिसर्च में मदद मिलेगी। ऑल्सो इन सब चीजों का इंपैक्ट हमारे अर्थ में क्या पड़ता है, ये सब के बारे में भी हमें आदित्य L1 मिशन से पता चलेगा। ऑल्सो इस मिशन को PSLV C57 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जैसे चंद्रयान 3 को 40 दिन लगे थे अपने स्पॉट में पहुंचने के लिए, वैसे ही आदित्य L1 को 4 महीने लगेंगे L1 में पहुंचने के लिए। इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 5 ईयर्स और इस मिशन को लॉन्च करने के बाद इंडिया बन जाएगा 3rd कंट्री जो अपने ऑर्बिटर को सन के इतने करीब भेजेगा। नेक्स्ट वील सी आदित्य L1 के पेलोड्स। टोटल 7 पेलोड्स हैं। 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं जो सन के एटमॉस्फेयर को इमेज करेंगे इन वेरियस वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, और 3 इन सीटो एक्सपेरिमेंट के लिए पेलोड्स हैं जो सोलर विंड्स के डायनेमिक्स और कंपोजिशन को मेजर करेंगे। पेलोड्स की बात हो ही रही है तो उन सारे इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज को भी एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए जिन्होंने इन पेलोड्स को बनाया। तो सबसे पहले और मेन पेलोड है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, दैट इज VELC। VELC बनाया गया बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु। ये कोरोनाग्राफ क्रिएट करेगा स्पेस में एक आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स, ताकि आसपास के हिडन ऑब्जेक्ट जो सन के एक्सट्रीम रोशनी से विजिबल नहीं थे वो भी दिख पाए। प्लस ये सोलर एटमॉस्फेयर जिसकी हीट 5600 डिग्री सेल्सियस होती है उसे भी स्टडी करेगा और इनका अर्थ में इंपैक्ट भी देखेगा। सेकेंड पेलोड है सूट, जो बनाया गया बाय कोलैबोरेशन ऑफ IUCAA पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, सेसी और इसरो द्वारा। सूट सन के सरफेस की और एटमॉस्फेयर की इमेजेस लेगा, प्लस सोलर डिस्क में हो रहे मैग्नेटिक एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व करेगा। थर्ड पेलोड है सोलेक्सिस, विच वॉज मेड बाय इसरो सैटेलाइट सेंटर, और उसका काम है सन के सॉफ्ट एक्सरेज को एनालाइज करना। वहीं सन की हार्ड एक्सरेज को हेलियोस पेलोड ऑब्जर्व करेगा, जो बनाया गया बाय आइजैक प्लस उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी द्वारा। नेक्स्ट पेलोड है पापा, जिसे बनाया गया बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा, और उसका काम है सन के आसपास के पार्टिकल्स और आयंस को एनालाइज करना। सिक्स्थ पेलोड है एस्पेक्ट्स, मेड बाय द फिजिक्स रिसर्च लैब प्लस इसरो, और ये एनालाइज करेगा सोलर विंड्स एंड पार्टिकल्स। लास्ट पेलोड है मैग्नेटोमीटर, जो कि सन की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लोर करेगा, और ये बनाया गया बाय स्पेस फिजिक्स लैब्स प्लस लियोस प्लस आइजैक द्वारा। ऑल्सो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस मिशंस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये सारी चीजें ना कंपटीशन बन के रह जाती है कि कौन सी कंट्री पहली है, कौन सी कंट्री दूसरी है। आई नो अपनी स्पेसिफिक कंट्री का ऊपर झंडा लहराना इज अ मैटर ऑफ अचीवमेंट और इसे बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन एट द एंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक जीत होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये जीत होती है स्पेस मिशंस की। बहुत सारी मिस्ट्रीज अनरिजॉल्व होती हैं, बहुत सारे इन्वेंशन जो अटके पड़े होते हैं वो इसके वजह से आगे बढ़ते हैं।
So for me, it is not an achievement of a specific country, but it is the achievement of the whole humankind. What do you think? So this was my video on Aditya L1. I really hope कि इस वीडियो के बाद आपको इस मिशन के बारे में क्लैरिटी आई होगी और जब ये लॉन्च होगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें होने वाली है। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जल्दी से बताइए कि इंडिया के पहले स्पेस मैन्ड फ्लाइट का नाम क्या है। आंसर्स जल्दी से बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन कीप लर्निंग।